हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द इफेक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के विषय में बात करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से रशियन रेवोल्यूशन किस समय हुआ था, इसके होने के क्या कारण रहे थे, इसके विषय में विस्तार पूर्वक आप लोगों से इसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए थे इसके विषय में बात करूंगी। रशियन रेवोल्यूशन के विषय में यदि बात की जाए तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसने रूस को प्रभावित किया था, बल्कि इसने संपूर्ण विश्व को अपनी एक जो नई विचारधारा थी उसके साथ में प्रभावित करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय तौर पे किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम परिणामों के विषय में बात करें तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि रूसी क्रांति ने संपूर्ण जो रूस था उस समय का, उसके परिवेश में, या वो राजनीतिक रहा हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी में ही परिवर्तन लाने का कार्य किया था। रूस की क्रांति एक महान क्रांति थी और इसके व्यापक परिणाम हमें रूस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यदि हम फर्स्टली बात करें समानता और न्याय के सिद्धांत के विषय में, तो इसमें भी हमें उस समय परिवर्तन देखने को मिलता है। इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि जो मध्ययुगीन समानती और रूढ़िवादी समाज की जगह एक समानता और न्याय के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले आधुनिक समाज ने ले ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें मार्क्स के सिद्धांत के विषय में, तो रूसी क्रांति के पश्चात बोल्शेविक दल ने सत्ता संभालने के साथ ही साथ मार्क्स के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए इन सिद्धांतों के आधार पर भूमि व्यवस्था लागू कर दी थी तथा उद्योग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया था। जमींदारों से उनकी भूमि बिना किसी मुआवजे के ले लिया गया था और इसको किसानों के मध्य में वितरित कर दिया गया था। परिणामों के विषय में जब भी हम करते हैं चर्चा, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीयकरण है इसकी चर्चा भी यहाँ पे करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। रूसी क्रांति के बाद रूस में राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी। प्राकृतिक साधनों और उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सर्वोच्च आर्थिक परिषद गठित कर दी गई थी जिसका प्रमुख कार्य था कारखानों को कच्चा माल और ईंधन, मजदूरों को अनाज तथा किसानों को आवश्यकता अनुसार कारखानों में निर्मित वस्तुएं पहुंचाना। खदानों, लोहा इस्पात, शक्कर उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सभी प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जून 1918 में कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें विदेशी व्यापार के विषय में, तो बैंकिंग व्यवस्था और विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण करते हुए सभी निजी बैंकों को राष्ट्रीय बैंक तथा अप्रैल 1918 में राज्य के विदेश व्यापार पर एकाधिकार की घोषणा कर दी गई थी। आगे जब हम और चर्चा करें परिणामों के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि बोल्शेविक सरकार की औद्योगिक और कृषि संबंधित नीति से किसान और श्रमिक वर्ग असंतुष्ट हो गया और परिणाम स्वरूप 1920 से 1921 ईस्वी में अनेक स्थानों पर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिस कारण सरकार को अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन लाना पड़ा था। यहाँ पे यदि हम चर्चा करें साम्यवाद के विषय में या साम्यवाद के प्रभाव के विषय में, तो 1917 ईस्वी के पश्चात रूस में साम्यवाद का प्रचार हुआ, जिस कारण एक वर्गहीन समाज की स्थापना हुई, जिस कारण किसानों और मजदूरों को शासन में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। जब हम बात करते हैं रूस में आर्थिक परिणामों के विषय में, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो मुद्रा व्यवस्था थी उसमें भी सुधार किया गया था। 1922 ईस्वी में स्वर्ण समर्थित चर्वोनेत्से जारी कर दिए गए थे, जो वास्तव में 10 रूबल के नोट थे। 1924 ईस्वी में रूबल की विनिमय दर को स्थिर कर दिया गया था। सरकार के 3 माध्यमों से धन की व्यवस्था की रिजर्व फंड का उपयोग व्यवसायिक उन्नति हेतु किया गया। सरकारी बैंकों द्वारा ऋण व्यवस्था की गई थी और राज्य की ओर से सहायता भी दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य परिणामों के विषय में जो रूसी क्रांति के पश्चात हुआ था, तो उसमें सामाजिक परिवर्तन जो है वह भी प्रमुख रहा था। रूस की क्रांति से एक सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ था। इस स्वस्थ सामाजिक वातावरण में समाज के अब तक के शोषित वर्ग का उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यही नहीं, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी काफी सुधार दृष्टिगोचर हुआ था। लेनिन, स्टालिन सभी ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में सराहनीय प्रयास किया था। स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर सेना, कारखानों, न्यायालय, राजनीति,
अस्पताल, शिक्षण संस्थानों में कार्य करने का अवसर मिलने लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें अन्य जो परिणाम हुए थे रूसी क्रांति के, तो उसमें सांस्कृतिक प्रभाव भी आता है। सभी महत्वपूर्ण जितने भी विषय थे उसे चर्च के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया था। शैक्षणिक पाठ्यक्रम से धर्म विषय को निकाल दिया गया था। ग्रामों तथा नगरों में जन शिक्षा परिषद, सांस्कृतिक केंद्र, पुस्तकालय इत्यादि खोले गए थे। उस शिक्षण संस्था की संख्या 91 से बढ़कर 12,000 हो गई थी। बोल्शेविक सरकार ने साम्यवादी विचारधारा के आधार पर साहित्य, कला, संगीत, रेडियो और सिनेमा के नवीन संस्कृति का विकास किया था। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम परिणामों के विषय में बात करें तो उसमें उद्योगों का पुनरुद्धार भी आता है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ पूंजी व्यवस्था भी लागू की गई थी। सिंडिकेट विविध व्यवसायों के पारस्परिक जो सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया करता था। 1922 में 4,000 छोटे उद्योगों के लाइसेंस जारी किए गए थे। इस क्रांति के पश्चात यहाँ पे यदि ये कहा जाए कि इससे श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ हुआ था, तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1922 की श्रमिक संहिता द्वारा मजदूरों को कई लाभ प्राप्त हुआ था। जो काम करने के घंटे थे उन्हें निर्धारित कर दिया गया था और वो 8 घंटों का जो श्रम है वह श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया था। 2 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी उन्हें देने की बात की गई थी। सामाजिक बीमा लाभ इत्यादि भी श्रमिकों को पहुंचाने की या उसे निश्चित करने का कार्य इस क्रांति के पश्चात हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम रूसी क्रांति के प्रभाव के विषय में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूसी क्रांति का व्यापक प्रभाव हुआ था। रूस में समाजवादी व्यवस्था के सफल स्थापना से दुनिया भर के शोषितों, मजदूरों इत्यादि में एक नई जागृति आई थी। समाजवाद की सफलता से पूंजीवादी राष्ट्रों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। इस विचारधारा ने समस्त देशों को 2 गुटों अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी में विभाजित करने का कार्य किया था। इन दोनों गुटों के पारस्परिक तनाव के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो 2 गुटों में यहाँ पे विभाजित होने की बात की जाती है, तो यहाँ पे जब मार्क्स का सिद्धांत का प्रवेश रूस में हम देखते हैं, उसके पश्चात साम्यवाद का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, जिसने समाजवाद के उदय का भी हम कह सकते हैं कि कारण बना था और इसे 2 विभाग में या 2 वर्गों में संपूर्ण रूस को विभाजित करने का कार्य किया था, जिसमें कि एक जो है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी वर्ग का था और दूसरा समाजवादी का। और इसी ने जो है आगे चल करके हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व को भी 2 खेमों में विभाजित करने का कार्य किया था, जो शीत युद्ध के होने का या शीत युद्ध के प्रारंभ का भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इससे माना जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कृषि के पुनरुद्धार के विषय में बात करें तो सर्वप्रथम कृषकों को अतिरिक्त उपज बेचने तथा धन अर्जन का अधिकार मिला था। भू स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो गया था। साथ ही साथ सामूहिक खेती स्थापित हुई थी। सरकार ने कृषि का राष्ट्रीयकरण किया था। खेतों का सामूहिकरण किया गया था। 2 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। रूसी क्रांति के आंतरिक प्रभावों के विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि 3 नवंबर को लेनिन की सरकार बनी और काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमिसार्स गठित हुआ था। लेनिन सरकार ने अपने उद्देश्य जो हैं वह निर्धारित किए थे। केंद्रीय शक्ति से अविलंब संधि, राज्य में व्यापक सार्वंगिक परिवर्तन, साम्यवाद के पूर्ण प्रसार तथा सर्वाहा वर्ग की अधिनायक तंत्र तथा क्रांति का विश्व में प्रसार इसके पश्चात हुआ था। ट्रॉट्स्की की लाल सेना की सहायता से बोल्शेविक सरकार प्रतिक्रियावादी शक्तियों का दमन करने में बहुत हद तक सफल रही थी। नवीन संविधान का निर्माण हुआ था, जिसके तहत एडियन सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। 18 वर्ष से ऊपर के स्त्री पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। संविधान ने सरकार के 3 अंग स्पष्ट रूप से इसमें दिखे थे। संविधान ने जो सरकार के 3 अंग स्पष्ट रूप से जो दिखाई दिया था उसके पश्चात, रूसी क्रांति के पश्चात, तो इसमें जो पहला है वह है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, जिसमें 13 स्थानीय तथा प्रांतीय सोवियत के प्रतिनिधि रहे थे। यह सर्वोच्च संगठन था।
दूसरा, अखिल रूसी केंद्रीय व्यवस्थापिका, इसमें अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस द्वारा निर्वाचित 200 सदस्यों का कानून निर्माता संगठन बना था। तीसरा, मंत्रिमंडल, इसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित इसके विभागीय मंत्री कर्मचारी होते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति का सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव हुए थे वो भी परिलक्षित होते हैं। रूसी क्रांति पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो हमेशा विश्व के इतिहास में परिवर्तन के लिए याद किया जाता है। रूसी क्रांति ने पूंजीवाद को साम्यवाद में परिवर्तित करने का कार्य किया था, किसानों की स्थिति में बदलाव आया था तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण संभव हो सका था। रूसी क्रांति आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करने में मददगार साबित हुआ था। इस क्रांति ने रूस के प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था और उसे विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का मौका भी दिया था। 1917 में घटित रूस की क्रांति ने न सिर्फ रूस में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था बल्कि साथ ही साथ पूरे विश्व के इतिहास को भी बदल डाला था। रूस में 7 मार्च 1917 को एक क्रांति हुई जिसे हम मेंशेविक क्रांति के नाम से जानते हैं तथा 7 नवंबर 1917 को हुए क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करें रूस की क्रांति जो हुई थी उसके स्वरूप के विषय में, तो यहाँ पे हम इसका जो अध्ययन है वो निम्नवत कर सकते हैं। 7 नवंबर को क्रांति के दिन पेट्रोग्राड में केवल 2 ही व्यक्ति मारे गए थे, किंतु पूरे देश में सोवियत सत्ता एक ही दिन में कायम हो गई थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति किसानों, श्रमजीवियों और सैनिकों की सामूहिक क्रांति थी। श्रमिकों और मजदूरों का शोषण और उसमें व्याप्त असंतोष और शोषण ही क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बना था। किसान जमींदारों से आजादी चाहते थे। वास्तव में यह आंदोलन सामंतवाद, पूंजीवाद तथा जार शासन के विरुद्ध एक व्यापक आक्रोश रहा था। किसान का शोषण जमींदारों द्वारा कर लगाकर किया जा रहा था, जिससे किसान मुक्त होना चाह रहे थे। रूसी क्रांति का सिर्फ राजनीतिक कारण ही नहीं था बल्कि कई सामाजिक कारण भी इस क्रांति की पृष्ठभूमि में विद्यमान रहा था। यही कारण है कि रूसी क्रांति को सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। 1905 ईस्वी में श्रमिकों ने अपना एक संघ बना लिया था। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया था तथा उन पर से निजी मुनाफे की प्रवृत्ति हटा दी गई थी। जार, चर्च तथा कुलीनों की जमींदारी जब्त कर ली गई थी और इसे किसानों के बीच बांट दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस रहा था रूसी क्रांति का, तो सन 1917 की रूसी क्रांति को इतिहास के पृष्ठों में 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज किया जाता है। विश्व इतिहास में सर्वप्रथम इस क्रांति ने कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया था। एक वर्गहीन समाज की इस क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई थी और सर्वाहा वर्ग की तानाशाही का बोलबाला हो गया था। इस क्रांति ने विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवादी आंदोलन को प्रज्वलित कर दिया था, जिस कारण पश्चिमी शक्तियां अत्यधिक भयभीत हो गई थीं। सच तो यह है कि विश्व के भावी इतिहास पर रूसी क्रांति का बहुत ही व्यापक और गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप एक तरफ किसानों में भूमि वितरित की गई, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। सदियों से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण का अंत हुआ था। रूस की क्रांति ने एक आर्थिक स्वतंत्रता की कल्पना को वास्तविकता में परिणित कर दिया था। साम्यवादी विचारधारा एक विश्व शक्ति के रूप में यूरोप तथा एशिया के देशों में भी पहुंच चुकी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस की 1917 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इन तीनों ही क्षेत्रों में हुआ था। साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्रांति ने अपने व्यापक प्रभाव छोड़ दिए थे। यह सत्य है कि आज आधुनिक संदर्भ में रूसी क्रांति की प्रासंगिकता नहीं दिखाई देती है, किंतु जिस प्रकार उस समय इसने विभिन्न देशों को
उन्नति की ओर अग्रसर किया था, उसके लिए यह क्रांति निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। विशेषकर इस क्रांति को ही इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने रूस को एक अल्प अवधि में ही विश्व में एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो रूसी क्रांति के परिणाम के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।